आम्रपाली पर विक्रमदेव की हत्या का आरोप लगा था। पूरी सभा के सामने आचार्य उसे ही विक्रमदेव की हत्या का दोषी ठहरा रहे थे। आचार्य ने जब कहा कि आम्रपाली ने स्वयं सभा में सबके सामने कहा था कि उसके समीप जो भी पुरुष आएगा वो उसे जान से मार डालेगी, और उसने ऐसा किया भी, तब सभा के सभी लोग आचार्य के समर्थन में आ गए थे। लेकिन जब आम्रपाली ने कुछ किया ही नहीं था तो वो हार कैसे मान सकती थी। तो उसने अपने महल के सैनिकों को बुलवाने के लिए कहा। आचार्य के आदेश पर आम्रपाली के सैनिक कुछ ही देर में वहां आ गए। उनसे जब सवाल जवाब किया गया तो उनमें से एक ने बताया कि कल रात 2 सैनिक विक्रमदेव के साथ आम्रपाली के कक्ष के बाहर आए थे। हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उन्हें आचार्य ने आदेश दिया है। उन्होंने हमसे कहा कि आचार्य जी का आदेश है कि विक्रमदेव और आम्रपाली को एकांत में वक्त बिताने दे, और हम सब वहां से चले गए। इसलिए आपके आदेशानुसार हमें महल छोड़कर जाना पड़ा। उन सैनिकों की बात सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन सब के पीछे आचार्य का हाथ था। आचार्य ने जब पूरी सभा को अपने खिलाफ होते हुए देखा तो वो बुरी तरह से बौखला उठे। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई भी आकर हमारे नाम पर तुमसे कोई भी कुछ करवाएगा, तुम उसे स्वीकार कर लोगे? तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसा आदेश देंगे? कहीं तुम दोनों भी तो इस हत्या में शामिल नहीं हो? आचार्य को भड़कता हुआ देखकर वहां बैठे एक मंत्री ने उन दोनों सैनिकों से कहा, तुम जिनकी बात कर रहे हो, क्या उन्हें कभी पहले तुमने महल में देखा था? उस वक्त सैनिक डरे हुए थे। उन्होंने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया। लेकिन आचार्य का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो अपना गुस्सा उन सैनिकों पर उतारते हुए कहते हैं, इनकी बातों पर अब हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर ये मान भी ले कि उन बहरूपियों ने हमारे नाम पर इन्हें महल से हटाया, फिर भी इन सभी का अपने दायित्व से यूं मुकर जाना असक्षम्य है। सैनिकों, इन्हें तुरंत कारागार में डाल दो, ले जाओ इन्हें। ये बोलकर वो आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली, जिन सैनिकों की तुम बात कर रही थी वो धोखेबाज निकले। अब तुम्हें भी अपना अपराध स्वीकार करके सभा और उसके कीमती वक्त को और बर्बाद नहीं करना चाहिए। आचार्य को बार बार उस पर आरोप लगाते हुए देख अब आम्रपाली से बर्दाश्त न हुआ और उसने कहा, आचार्य, हम पर बेवजह लांछन लगाने से बेहतर ये होगा कि आप उन 2 बहरूपियों का पता लगाएं जिन्होंने हमारे सैनिकों को महल से हटवाया, ताकि ये पता चल सके कि विक्रमदेव की हत्या के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं जिससे आप हम पर ये झूठा आरोप लगा सके। आचार्य ने तुरंत जवाब दिया, आम्रपाली, हम सब ने पिछली बार सभा में आपका क्रोध देखा था, और जो इंसान राजा समान पद पर बैठे आचार्य का पूरी सभा के सामने अनादर करने की कोशिश करता है, तो वो इंसान क्रोध में अपना आपा खोकर किसी की भी हत्या कर सकता है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें तुम्हारे अलावा कोई और इस हत्या का जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। अब हमें फैसला करना ही होगा। ये कहकर आचार्य मंत्रीगणों की तरफ देखकर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें ये देखकर खुशी हो रही थी कि ज्यादातर लोग उनके पक्ष में हामी भर रहे थे। आम्रपाली अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रही थी कि अब वो ऐसा क्या प्रमाण दे कि वो निर्दोष साबित हो जाए। इस उलझन में वो सोम और मुकुंदा की तरफ देखने लगी। दोनों को लग रहा था कि आम्रपाली निर्दोष है, पर वो कर भी क्या सकते थे। सोम मन ही मन सोच रहा था कि अभी साड़ी उतारकर एक योद्धा की भांति भरी सभा में आम्रपाली को लेकर यहाँ से भाग जाऊं, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने मन ही मन अपने इष्ट देव से प्रार्थना की, हे ईश्वर, जल्द से जल्द कोई चमत्कार कर दो और आम्रपाली को इस झूठे आरोप से मुक्ति दिला दो। सबको चुप देखकर आचार्य मुस्कुराते हुए अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी एक मंत्री बीच में बोल पड़े, आचार्य सुमंत, हमें लगता है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कोई मामूली नागरिक नहीं है, वो वैशाली की नगरवधु आम्रपाली है। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसके परिणाम को भी सोचना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत फैसले से हम कहीं जाने अनजाने में किसी के साथ अन्याय न कर बैठे। हमें सच की तह तक जाना चाहिए और देवी आम्रपाली को एक मौका देना चाहिए। तभी सभा में अचानक से सभी आपस में चर्चा करने लगे। सबको यही लग रहा था कि आम्रपाली को एक मौका देना चाहिए। सभा में मौजूद सभी लोगों की प्रतिक्रिया देख आचार्य मन ही मन खुद से कहते हैं, अगर मैंने इन्हें आम्रपाली के खिलाफ और भड़काने की कोशिश की तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। कहीं इन्हें ये न पता चल जाए कि हम जानबूझकर आम्रपाली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर आचार्य के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने कहा, हम आप सबकी बात से पूरी तरह से सहमत है मंत्री जी। ये सुनकर आम्रपाली, सोम, मुकुंदा और सभा के कुछ लोग जो आम्रपाली के पक्ष में थे सभी सोच में पड़ गए। तभी आचार्य सहज होकर आगे कहते हैं,
यदि हमारी जगह आज यहाँ राजा भी होते तो वही फैसला लेते जो आज हम लेने वाले हैं, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो किसी भी न्याय निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोषी को भी एक बार अपना पक्ष रखने का मौका दे। आचार्य के इस व्यवहार को देखकर वहां बैठी महारानी आश्चर्यचकित हो गई और मन ही मन कहती हैं, आचार्य हमेशा की तरह अचानक से विपरीत बातें क्यों करने लगते हैं। इनके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ योजना चल रही है जो हम हमेशा की तरह समझ नहीं पा रहे। तभी आचार्य ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इसलिए हम अपने पद का मान रखते हुए फैसला लेते हैं कि हम आम्रपाली को पूरे 1 हफ्ते का समय देंगे ताकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए, और यदि वो दोषी हैं तो अपना अपराध स्वीकार कर सके। ये बोलकर उन्होंने सभा स्थगित कर दी और वो आम्रपाली की तरफ कुचल मुस्कान देते हुए मन ही मन सोचते हैं, हाँ आम्रपाली, जितना हाथ पैर मारना है मार लो, लेकिन तुम खुद को कभी निर्दोष साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हें निर्दोष साबित करने वाले एकमात्र प्रमाण वो दोनों सैनिक हैं जो अब जीवित नहीं बचे हैं। सभा समाप्त होते ही सोम, राजकुमारी मुकुंदा और मणिधर आम्रपाली के पास आए। सोम ने आचार्य पर नाराजगी जताते हुए कहा, हाँ आम्रपाली जी, इस आचार्य को आपसे क्या दुश्मनी है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इससे पहले आम्रपाली कुछ कह पाती, राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, आम्रपाली, हमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। ये सुनते ही सोम ने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ ये सब बातें करना उचित नहीं, हम सब महल चलते हैं। महल में आते ही आम्रपाली ने पूछा, हाँ राजकुमारी, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। तभी मणिधर ने मुकुंदा की बात को बताते हुए कहा, आम्रपाली, कल रात जब राजकुमारी मुकुंदा आपके महल से बाहर जा रही थी तब उन्हें आपके बाग में किसी के करहाने की आवाज सुनाई पड़ी थी, लेकिन जब वो वहाँ देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। राजकुमार मणिधर की बात को पूरा करते हुए राजकुमारी मुकुंदा आगे कहती हैं, हमें लगता है कि कल रात वो आवाज जो हमने सुनी थी कहीं वो विक्रमदेव की तो नहीं थी। किसी ने हमें आता हुआ देख लिया हो और फिर छुप गया हो, क्योंकि उस वक्त वहाँ एक भी सैनिक नहीं थे। इसलिए हमें आपके बाग चलकर देखना चाहिए। अवश्य वहाँ कोई ना कोई सुराग तो होगा ही जो आपको निर्दोष साबित करने में आपकी मदद करेगा। राजकुमारी मुकुंदा और मणिधर की बात ने आम्रपाली को सोच में डाल दिया। सोम ने भी राजकुमारी का समर्थन करते हुए कहा, हमें भी इस हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है और इसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना ही होगा। उन सब की बात सुनकर आम्रपाली ने कहा, उचित कह रही हो सुलोचना, ये किसी का षड्यंत्र है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, और अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द बाग में चलकर देखना चाहिए हम सबको। इसके बाद वो चारों उस बाग की तरफ निकल गए। एक और आम्रपाली पर हत्या का आरोप लग गया था तो दूसरी ओर सम्राट बिंबिसार इन सबसे बेखबर थे। दोपहर का वक्त था। सम्राट बिंबिसार अपने कक्ष में किसी महत्वपूर्ण बात पर सेनापति और महामंत्री के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी एक दासी भागते हुए आई, लेकिन सम्राट को व्यस्त देखकर वो वहीं दरवाजे पर रुक गई। उसे परेशान देख सम्राट ने विनम्र भाव से कहा, जी कहिए, कुछ काम था। उस दासी ने सिर झुकाकर सम्राट का अभिवादन किया और चेहरे पर परेशानी के भाव के साथ कहती है, आपके कार्य में बाधा डालने के लिए क्षमा सम्राट, लेकिन वो बात यह है कि रानी कौशला देवी का नाम सुनकर सम्राट भी गंभीर हो गए। रानी कौशला देवी, क्या हुआ उन्हें? दासी ने कहा, सम्राट, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो आपको बुला रही हैं। क्या हुआ उन्हें? ऐसा कहते हुए सम्राट तुरंत अपना काम छोड़कर उस दासी के साथ रानी कौशला देवी के पास चले गए। वैशाली में आम्रपाली के साथ क्या हो रहा था, इस बात की खबर सम्राट बिंबिसार को पहुंचाने वाले वैशाली के गुप्तचर का संदेश अंतेनाग के पास पहुंचा। उस पत्र को पढ़कर अंतेनाग चिंतित हो उठा और कहा, देवी आम्रपाली पर हत्या का आरोप? ये तो बहुत गंभीर बात है, हमें जल्द से जल्द इस बारे में सम्राट को बताना होगा। ये बोलकर अंतेनाग उस पत्र को अपने साथ लेकर सम्राट के पास गया। उस वक्त सम्राट रानी कौशला देवी के पास पहुंच गए थे। रानी कौशला देवी अपनी शैया पर करहाते हुए लेटी थी। उनके बगल में रानी चेलना बैठी हुई थी जो ठंडे पानी का कपड़ा उनके सिर पर रख रही थी और उनका ख्याल रख रही थी। रानी कौशला देवी को देखकर सम्राट भी चिंता में आ गए और उनके पास जाते हुए कहते हैं, रानी कौशला देवी, ये आपको क्या हुआ? रानी कौशला देवी का शरीर ताप से जल रहा था। उन्होंने करहाते हुए सम्राट से बोलने की कोशिश की और कहा, सम्राट हमारे पास ही रहिए, यहीं पर। सम्राट ने तुरंत रानी कौशला देवी का हाथ थाम लिया और उनके पास बैठते हुए कहा, हाँ रानी, हम यही हैं, आपके पास। ये बोल उन्होंने वहाँ औषधि बना रहे राजवैद्य की तरफ देखा और उनसे पूछा, इन्हें क्या हुआ है? राजवैद्य ने भी गंभीर आवाज में कहा, सम्राट, रानी कौशला देवी को मस्तिष्क ज्वर है। मस्तिष्क ज्वर?
हाँ सम्राट, और जो स्थिति अभी रानी कोशला देवी की है उससे तो यही लग रहा है कि उन्हें बचा पाना असंभव है। ये बोलकर राजवैद्य ने शोक से भरा चेहरा बना लिया। उनकी बात सुनकर सम्राट के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने रानी कोशला देवी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, नहीं रानी कोशला देवी, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। रानी कोशला देवी की स्थिति ऐसी थी मानो उनका अंतिम समय आ गया हो, लेकिन वहां बैठी रानी चेलना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। कल तक रानी कोशला देवी एकदम ठीक थी और आज अचानक मस्तिष्क ज्वर, वो भी ऐसे कि रानी के प्राणों का भी भरोसा नहीं। अगले ही पल रानी कोशला देवी जोर जोर से करहाने लगी और कहती है, सम्राट हमारा सिर दर्द से फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बस अब मरने ही वाले हैं, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, सम्राट हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए सम्राट। रानी कोशला देवी के हाव भाव ऐसे थे मानो यमराज उनके सामने खड़ा हो, लेकिन सम्राट ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अगले ही पल अंतेनाग उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गया। उन्होंने दोनों रानियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन रानी कोशला देवी की स्थिति देख उसे सम्राट से आम्रपाली के बारे में बात करना ठीक नहीं लगा। लेकिन जो खबर उसके पास थी उसे सम्राट को बताना भी आवश्यक था, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही कहा कि सम्राट, एक महत्वपूर्ण संदेश है। सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया और उससे बात करने के लिए वहां से जाने के लिए खड़े हुए। लेकिन रानी कोशला देवी ने जब अंतेनाग के हाथ में पत्र देखा तो वो और भी ज्यादा चिल्ला कर करहाने लगी। तो सम्राट के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिसे सम्राट बिंबिसार तुरंत रुक गए और रानी कोशला देवी ने असहाय होकर कहा, सम्राट हमें छोड़कर कहीं मत जाइए, हमारे इस अंतिम पल में हमारे साथ रहिए। उनकी बात सुनकर सम्राट ने रानी से कहा, नहीं रानी, हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ ही हैं और आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। नहीं सम्राट, आप हमें वचन दीजिए, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रानी कोशला देवी अब जिद कर रही थी। सम्राट को लगा कि रानी कोशला देवी घबरा रही है, जिसकी वजह से वो वचन मांग रही थी। लेकिन अंतेनाग के चेहरे के भाव और भी गहरे हो गए थे, क्योंकि वो जानता था कि यदि सम्राट ने ये वचन दिया तो आगे क्या होगा। वो बस सम्राट को इशारे से मना कर सकता था कि इस वक्त भावना में बहकर वो कोई वचन ना दे। रानी कोशला देवी बीमार है, इसलिए वो घबरा कर ये वचन ले रही हैं, लेकिन सम्राट ये वचन देकर हमेशा के लिए बंध जाएंगे। तभी सम्राट ने सोच समझकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें जाने दीजिए, कुछ कार्य है, उन्हें समाप्त करके हम वापस आते हैं। सम्राट के वचन से रानी कोशला देवी खुश हो गई और सम्राट का हाथ छोड़ते हुए कहती हैं, ठीक है, आप जल्दी से अपना कार्य समाप्त करके वापस आइएगा। सम्राट वहां से चले गए और उनके कक्ष से बाहर आते ही अंतेनाग से कहते हैं, हाँ अंतेनाग, बोलो क्या हुआ। अंतेनाग ने सम्राट को वो संदेश दिखाते हुए कहा, सम्राट, वैशाली से संदेश है, देवी आम्रपाली पर सुरसेन के किसी सामंत पुत्र विक्रमदेव की हत्या का आरोप लगाया गया है। ये सुनकर सम्राट हैरान हो गए। उन्हें अंतेनाग की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, ये सब कैसे हुआ, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। सम्राट, ये संदेश मिलते ही हम तुरंत यहाँ पर चले आए। अंतेनाग की बात भी ठीक थी, लेकिन सम्राट अब दुविधा में आ चुके थे। उन्हें अब अंदर ही अंदर आम्रपाली के लिए चिंता और भी ज्यादा सताने लगी थी। उन्होंने इस पर सोचते हुए कहा, अंतेनाग, हमें पूरा यकीन है कि आम्रपाली को फंसाया जा रहा है, और हो ना हो ये उसी की चाल है जिसने हमारे गुप्तचरों को मारने की कोशिश की है। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, इससे पहले आम्रपाली के लिए संकट और बढ़ जाए, हमें उनकी सहायता करनी होगी। परंतु सम्राट, अब हम क्या करेंगे, अंतेनाग ने प्रश्न किया। सम्राट की आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। हमारा तो मन कर रहा है कि हम स्वयं वैशाली जाएं, और जो कोई भी ये सब कर रहा है उसे स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दंड दे। यदि हमें पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो हम कभी भी रानी कोशला देवी को वचन नहीं देते, लेकिन हम आम्रपाली पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। ये सब जो कोई भी कर रहा है अब ज्यादा दिन तक हमसे छुप नहीं सकता। इन सब का तोड़ कैसे निकाला जाए। कुछ देर तक सोचते हुए सम्राट ने गंभीर आवाज में अंतेनाग से कहा, अंतेनाग, हमारे पास एक योजना है। आखिर कौन सी योजना थी सम्राट के पास? क्या सम्राट आम्रपाली की सहायता कर पाएंगे? क्या आम्रपाली खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।